नमस्कार। फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ में। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम राजीव है। राजीव पंजाब के शहर लुधियाना में रहते हैं, वहीं काम करते हैं। अब वो बेशक काम तो करते थे लेकिन रहने वाले थे बिहार के। इनके साथ में जो घटना ये हुई थी 1998 की बात है, जब राजीव करीब 22-23 साल के थे। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं राजीव की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। बात 1998 की थी। मैं बिहार रहने वाला हूं। मेरी मां जब गुजर गई तो मैं मां की गुजरने की सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं रोता रहता था हमेशा अपनी मां की याद में। मां तो मां ही होती है। मैं कहीं से भी आता था तो कहती थी कि खाना खा ले बेटा, पानी पी ले बेटा। आप वही घर जो था, मैं कहीं से भी लौट के आता था तो कोई भी पानी पूछने वाला नहीं होता। हालांकि उस घर में भरा पूरा परिवार था। मेरे 2 चाचा थे, उनकी जो बाल बच्चे भी थे, चाचियाँ भी थी और मेरे पिता भी थे। खैर, पिता तो खेतों में काम करते रहते थे। वो तो शाम को ही आते और खाना खा करके या फिर चले जाते थे बाहर सोने के लिए। अब वो घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जब भी मैं घर के अंदर जाता, मैं अपनी माँ को यादों में गुम हो जाता। मैं थोड़ा अब चुपचाप रहने लगा था। हालांकि मेरे जो पिता थे समझाते थे कि देखो बेटा, ये तो चलता ही रहता है, ये सबके साथ में होता है, तुम इकलौते नए नहीं हो कि जो तुम्हारी माँ मरी है। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना ही है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा और कोई कभी भी जाएगा। तो मौत तो निश्चित है। मुझे मेरे पिता बहुत समझाते थे, लेकिन मैं समझता भी था। अब फिर ना जाने क्यों, जब भी मैं कहीं से खेल कूद करके चाहे कहीं से भी पढ़ाई करके मैं लौटता अपने घर में, तो घर मुझे काटने पर दौड़ने लगता था कि बस इस घर से दूर चलो, अब तो मेरी माँ है नहीं, इस घर में क्या रखा है। और ऐसे ही मैं हो गया था चिड़चिड़ा। जरा सी बात पर मैं गुस्सा करने लगता था। गांव की जो मेरे दोस्त थे उनसे लड़ाई झगड़ा भी होने लगा, घर में भी होने लगा। घर में जो मेरे कजन सिस्टर ब्रदर थे उनके साथ में भी मेरी झगड़ा होने लगा था, जबकि ऐसा बात मेरे साथ में पहले नहीं था। अब तो वो मेरी शिकायत मेरे पिता से करने लगे। मेरे पिता तो मुझे बहुत समझाया, लेकिन ऐसा होता रहा और आखिरकार वो मेरी पिटाई भी कर देते थे कि तू क्यों नहीं समझता है, तो मानता क्यों नहीं है, किसी से क्यों लड़ाई करता है। और एक दिन मैं गुस्से में था। मेरे पास कुछ पैसे थे और वो पैसा अपने जेब में रख करके और मैं अपने घर छोड़ करके स्टेशन पर चला आया। मैं रात भर स्टेशन पर बैठा रहा, क्योंकि उस टाइम मैं समझ नहीं पा रहा था कि आज मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। लेकिन मैं घर नहीं लौटना चाहता था, इतना तो पक्का था। आखिरकार सुबह हुई और मैं एक ट्रेन पर सवार हो गया, बिना टिकट कुछ भी लिए हुए। अब संजोग से वो ट्रेन पंजाब जाती थी। रास्ते भर में कोई भी टिकट मुझसे मांगा नहीं। होता भी तो, मांगता भी तो मैं कहाँ से देता। मैं पंजाब के शहर आ चुका था। अब पंजाब में देखा, मैं इधर से उधर भटकने लगा था। लेकिन वहाँ भी बिहार के काफ़ी लोग रहते हैं।
और भाषा भी एक मिलती जुलती थी। तो मैं एक अपने ही बराबर के एक युवक से आप पूछने लगा कि देखो भाई, मैं बिहार से आया हूँ और मैं घर से भाग करके आया हूँ, मुझे कहीं ठिकाने की ज़रूरत है और मुझे एक नौकरी दिलवा दो। वो लड़का जो था वो मेरी बात को सुना और बहुत समझाया कि देखो भाई, तू अपने गांव लौट जा, घर से भागना ठीक नहीं है, तुम्हारे परिवार वाले टेंशन में होंगे, चिंता में होंगे। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था। मैं पूरा जो कहानी था अपना घर का अब मैं बता दिया। अब वो कहने लगा कि देख भाई, जब तुम आ ही गए हो तो मेरे पास चलो, मैं तुम्हें रहने का इंतज़ाम भी कर दूंगा और काम भी लगवा दूंगा। लेकिन ऐसा ज़रूर करना कि अपने घर पर अपने पिता को चिट्ठी लिख देना कि तुम फलानी जगह पर हो और सुरक्षित हो। मैंने बोला हाँ, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। और उस लड़के ने मेरी बहुत मदद किया, मुझे रहने का ठिकाना दिया अपने घर में। उस लड़के के साथ में 3-4 और लड़के रहते थे और मैं भी हो गया। अब वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, मुझे भी मजदूरी मिल गई थी। अब मैं अपने घर पर चिट्ठी भी लिख करके डाल दिया था, जैसे उस लड़के ने बताया था कि मेरे घर वाले परेशान ना हो कि आखिर मैं कहाँ गया हूँ। अब इतना करने के बाद में मैं बिल्कुल निश्चित सा हो गया था। मैं उस फैक्ट्री में मजदूरी करता रहा, पैसा जो भी मिलता मैं उसको जोड़ता रहा। अब करीब करीब 1 साल होने जा रहा था। दिवाली का त्यौहार आने वाला था, साथ में छठ पूजा भी आने वाला था और मैं हर दिवाली हर छठ पूजा अपने गांव में मनाया था अपने परिवार के साथ में। ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं किसी दूसरे शहर में था, नहीं तो हर बार मेरा जो त्यौहार था गांव में ही बीतता था। अब मेरा जो मन था व्याकुल होने लगा, माँ को याद भी आ रही थी, अब घर के जो सदस्य थे उनका भी याद आ रहा था, छठ पूजा की याद आ रही थी कि मैं भी अगर होता तो मैं भी छठ पूजा को पर्व को मनाता। लेकिन मैं तो पंजाब में था। मैं कुछ चुप रहने लगा, जैसे अपने गांव में रहा करता था। और वही दोस्त मेरे से कहने लगा कि राजीव, क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कई दिन से तुम चुपचाप रहने लगे हो, क्या कोई बात हुई है क्या तुम्हारे साथ में? अब फिर मैं अपने दिल की बात उसको बताने लगा, देख भाई, दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रहा है, तुम तो जानते हो, तुम भी तो बिहार के रहने वाले हो। वो कहने लगा हाँ भाई, हम भी जाते हैं लेकिन इन साल जा नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा हाथ टाइट है और घर पर पैसा भी भेजना है। हम तो आएंगे जाएंगे तो पैसा ही खर्च हो जाएगा। क्या तुम्हें गांव जाना है क्या? उसने बात पूछ लिया। मैंने बोला हाँ, मेरा दिल का इच्छा हो रहा है कि मैं अपने गांव जाऊं। वो बोला ठीक है भाई, तुम निकल जाओ। अब फिर तो मैं तैयार हो चुका था। मैं बोला भाई, छठ पूजा करके अब मैं वापस आ जाऊंगा। वो कहने लगा भाई, तुम कभी भी आओ, तुम्हारे लिए ये घर खुला हुआ है और वो जो नौकरी है ना, वो तुम्हारी जब भी आओगे मिल जाएगी, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। अब फिर मैं चल पड़ा था अपने गांव की तरफ में। ट्रेन में बैठ गया था और मैं जब अपने स्टेशन पर उतरा तो रात हो चुकी थी। वो ट्रेन 4 घंटा लेट से चल रही थी। वो स्टेशन पर जब उतरी तो करीब करीब 11 बज चुका था रात का। अब वहाँ से जो मेरा गांव था करीब करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर था। अब रात में कहाँ से कोई साधन मिले? मुझे लगा कि मुझे स्टेशन पर यार कर लेना चाहिए। मैं कुछ देर तो स्टेशन पर रहा भी, लेकिन स्टेशन भी वैसे ही था। वहाँ पर तो बिल्कुल सुनापन फैला हुआ था हर जगह पर। मेरे पास पैसे भी थे, मैं बैग में कुछ अपने घर वालों के लिए सामान भी खरीद रखा था और दिवाली के लिए
कुछ मिठाई भी थी, सब अपने बैग में भर रखा था। करीब आधा पौना घंटा तो मैं स्टेशन पर बैठा रहा, सोचता रहा कि अब करूं तो क्या करूं। मन कर रहा था कि रुक जाऊं, जब सुबह होगा तो कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा। और वही मैं स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। और तभी एक दूसरी ट्रेन आकर के दूसरे प्लेटफार्म पर दूसरी साइड से आई थी और वो भी रुकी। जब वो ट्रेन चलने लगी, चल चुकी, तो मैंने देखा वहाँ पर एक करीब करीब 40-45 साल का एक शख्स वो ट्रेन से उतरा था। वही इकलौता मुसाफिर मुझे दिखाई दे रहा था। वो उधर से पार करके पटरी को और हमारी साइड में आ गया था, क्योंकि जो रेलवे का जो स्टैंड था बस का, वो हमारी साइड ही पड़ता था। और वो मुझे उस जगह बेंच पर बैठे देख कहने लगा कि भैया, क्या बस नहीं मिल रही क्या? कोई साधन नहीं मिल रहा क्या आगे जाने के लिए? मैंने बोला नहीं जी, अब तो कोई नहीं मिलेगा, अब तो मिलेगा तो सुबह ही मिलेगा। वो कहने लगा, अरे मैं तो लेट हो चुका, मुझे तो अपने गांव पहुंचना है, बहुत अर्जेंट है, सुबह मुझे वापस लौटना है। वो अपने गीत गाए जा रहा था। जब इतना कुछ बोलने लगा तो मैंने कहा, भाई अर्जेंट है हो तो अब कर क्या सकते हो, साधन तो है नहीं, अब तो इंतजार ही करना पड़ेगा। वो कहने लगा कि भाई आगे जो मेन रोड है वहाँ पर कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाना चाहिए। मैंने बोला हाँ, हो सकता है कि मिल जाए और ना भी मिले, क्योंकि मेन बस अड्डा तो यहाँ पर है, यहीं से बस जो भी साधन मिलती है यहीं से मिलती है। तो कहने लगा चलो ना कोशिश करते हैं वहाँ पर, अगर मिल जाएगी तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। उसकी बात मुझे थोड़ा जम गई और वहाँ से जो मेन रोड था करीब करीब 1.25 किलोमीटर की दूरी पर था और हम दोनों लोग बातचीत करते हुए और उस जगह पर चले गए थे। वो बहुत बातूनी व्यक्ति था, अपने घर के बारे में सब कुछ बता रहा था, कहाँ से आया है, क्या करने जा रहा था, हर एक बात वो मुझसे शेयर कर रहा था। मैं अपना आप में मस्त रहने वाला था, तो मैं उसकी बात को सुनता ही जा रहा था। हम उस मेन रोड पर चले गए थे। अब आधी रात का करीब वक्त हो चुका था, लेकिन मेन रोड तो बिल्कुल खाली खाली सा दिख रहा था। कहीं पर भी कोई साधन आता जाता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो इधर उधर देखने लगा कि ताकि कहीं बैठने का जगह मिल जाए। वहाँ पर भी कुछ दुकानें थी जो कच्ची थी, जो दिन में लगती थी और शाम के लोग अपने सामान वामान ले करके चले जाते थे। लेकिन उनकी जो झोपड़ी बनी हुई थी वो सब मौजूद थी और वहाँ पर एक पत्थर का बेंच भी एक झोपड़ी के सामने बना हुआ था। अब हम दोनों उसी झोपड़ी के बाहर जो बेंच बना हुआ था उस पर जा कर के बैठ गए थे। अब किसी साधन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर हुआ था वहाँ बैठे हुए और लगा कि जैसे अंदर में झोपड़ी में कोई औरत करा रही है, दर्द में है। और पहले तो आवाज़ धीरे धीरे आती रही, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे अब तेज होती गई। मैं और वो व्यक्ति दोनों हम उसी झोपड़ी की तरफ देखने लगे। तो अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी जब हम लोग यहाँ पर आए थे, और फिर अचानक जैसे लगने लगा कि यहाँ पर अंदर में कोई औरत है और वो दर्द में है, वो करा रही है। अब जो व्यक्ति था वो मेरी तरफ देखने लगा। अब मैं थोड़ा नरम दिल का इंसान हूँ। मामला एक औरत का था, वो पता नहीं किस तकलीफ में थी। मैं बोलने लगा कि 1 मिनट रुकिए, मैं देख के आता हूँ कि आखिर मामला क्या है, ये औरत कौन है। और मैं अपना बैग उसको देना चाहा, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींच करके उसी बेंच पर बिठा दिया। और वो धीरे धीरे कहने लगा कि देख भाई, मैं नहीं बोलूँगा कि तुम उस झोपड़ी में जाओ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे आभास हो रहा है
कि यहाँ जो औरत आवाज़ निकाल रही है, करा रही है, ये कोई आम औरत नहीं है, जरूर ये कोई चुड़ैल या डायन है। मैं उसकी बात सुनकर के अचंभे में रह गया था। उम्र 40-45 की थी। सोच कैसी थी उसकी औरत के प्रति। मैं उसको डांट दिया, अरे आप तो मेरे अंकल के बराबर हो और आप कैसी बातें कर रहे हो। आप साफ साफ सुन रहे हो कि एक औरत दर्द में है, ना जाने उसके साथ में क्या घटना हुई है, तो कम से कम जानकारी तो ले लें हम लोग। आप मेरा बैग पकड़ो। लेकिन वो मुझे जबरदस्ती उसी जगह पर बिठाए रखना चाहता था। जब भी मैं उठने की कोशिश करता कि उस झोपड़ी में जाऊं, लेकिन वो मना कर देता। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मुझे ही कह रहा था कि देखो भाई, तुम नहीं जानते इनके बारे में। ये जो चुड़ैल भूत होती है ना, ये किसी का रूप, कैसा भी स्वांग, कैसा भी ड्रामा कर सकती है। मैं जानता हूं इनको अच्छी तरह से। मैं उसकी तरफ देखने लगा कि ये कैसा आदमी है भाई। ये एक औरत करा रही है झोपड़ी के अंदर में, ना जाने उसके साथ क्या घटना घटी है, दुख में है, तकलीफ। मदद नहीं कर सकते तो कम से कम पूछ ही तो सकते हो कि आखिर बहन जी तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, आंटी जी तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। इतना तो कम से कम पूछ ही सकते हैं, हम तो इंसान है ना। लेकिन वो व्यक्ति मुझे बिल्कुल उस जगह पर जाने ही नहीं दे रहा था। अब फिर मैं जबरदस्ती उठने लगा तो वो मुझे डांट दिया, बोला सावधान, बिल्कुल बैठे रहो यहाँ पर, हिलना मत, तुम मेरे साथ में से संसार हो। अगर तुम्हारे साथ में कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। वो मुझे डांटने लगा एक गार्जियन की तरह। अब मैं उसकी डांट सुनकर के सहम सा गया था। आज उसकी बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। अब फिर उसने क्या किया कि अपना थैला मुझे दे दिया, बोला तुम यहीं बैठो और मैं कहूं कि अंदर क्या हो रहा है। मुझे जहां तक मालूम है इसके जो अंदर है वो चुड़ैल ही है, कोई डाय नहीं है। मैं तो पहचानता हूं इनकी रग रग को। अब भला ये कैसे पहचानता है, क्या है ये, कोई तांत्रिक, कोई पंडित या फिर कोई जादूगर। और वो थैला जो अपना था मुझे पकड़ा करके और उस झोपड़ी के पास चला गया। झोपड़ी के गेट पर जा करके और वो औरत की तरफ बोलने लगा कि आप कौन हैं, क्या हुआ है आपके साथ में, आप बाहर आइए। और ऐसी ही कुछ बात करने लगा था जो धीरे धीरे कर रहा था। कुछ बात तो मुझे सुनाई भी नहीं पड़ी थी। एक जोरदार चीख वहां पर गूंजी थी और वो चीख एक चिल्लाहट में बदल गई थी। और जब मैंने देखा उस तरफ में जहां पर वो इंसान खड़ा था, हमारा जो साथ में जो था 40-45 साल का वो, और वो एकदम अपनी जगह पर खड़ा था और उसके पास में एक औरत खड़ी हुई थी जो बिल्कुल काले रंग की दिख रही थी और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब जो अंकल जैसा मेरा साथ में था व्यक्ति, जिसको मैं अंकल ही बोल सकता हूं, अब वो अंकल उसी जगह पर खड़ा था और कुछ मंत्र को बुदबुदा रहा था। और जितना वो मंत्र को बुदबुदा रहा था, वो औरत जैसे तड़प रही हो, चीख रही हो, और आखिरकार वो उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगी थी और चिल्लाती जा रही थी, चीखती जा रही थी। मैं ये दृश्य देख करके एकदम सहम सा गया था कि ये क्या हो रहा है। ये तो कोई तांत्रिक है और ये जो औरत है वो तो किसी कोई भूत ही है, कोई चुड़ैल ही है। वो तो सही कह रहा था। अगर मैं गलती से भी उस झोपड़ी के अंदर चला जाता उस औरत की तरफ पता करने के लिए, तो न जाने मेरे साथ में क्या हुआ होता उस रात में। लेकिन वो तो तांत्रिक था और वो तो पहले ही बता चुका था कि ये औरत नहीं है, ये कोई चुड़ैल है। अब वो चुड़ैल को भगाने की या चाहे जो मर्जी करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं मालूम उस टाइम में कि जो मंत्र पढ़ रहा था, आवाज कर रहा था, किस वजह से कर रहा था,
क्या उस औरत को वहाँ से भगाना चाहता था या अपने बस में करना चाहता था। और वो औरत तड़पती हुई उसके इर्द गिर्द घूम रही थी गोल गोल, और जितनी तेज घूम रही थी वो अपना मंत्र को तेज तेज पढ़ता जा रहा था। और ऐसे ही कुछ देर तक हुआ था। मैं तो बस देखता ही रह गया था। मेरी तो हलक सूख गई थी ये सब देख करके। मन में हुआ कि मैं इस जगह से उठ करके भाग जाऊं, लेकिन मैं उस बेंच से उठ नहीं पा रहा था। जैसे लग रहा था कि ये बेंच मेरे को पकड़ के जबरदस्ती बिठा रखी है। मेरे हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहे थे। और कुछ देर के बाद में वो जो चुड़ैल थी, जो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, और फिर झोपड़ी के अंदर में चली गई। और फिर वहाँ शांति फैल चुकी थी। वो अंकल अभी भी मंत्र को पढ़ रहे थे, और भी तेज तेज आवाज में। और फिर वो झोपड़ी के अंदर भी घुस गए। और फिर कुछ देर तक वो झोपड़ी के अंदर भी रहे थे। और इसके बाद जब निकले तो वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। और फिर वो मंत्र को पढ़ना बंद कर दिए थे। और फिर मेरे पास आकर के आप मुझसे थैला लिया और बोले, थोड़ा सरक जाओ, मुझे भी बैठने दो। मैं ये सब चीजें देख करके बेहद डर चुका था। मेरे जीवन में ऐसी कभी घटना नहीं घटी थी कि मैं इतने नज़दीक से किसी चुड़ैल को, किसी भूतनी को देखा हूँ। मैं तो ऐसी घटना कभी देखा भी नहीं था। हाँ, सुना जरूर था कि भूत प्रेत होती हैं और किसी के ऊपर में सवार हो जाती हैं, लेकिन इतना प्रत्यक्ष रूप में मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो उस चाचा से भी मुझे डर लगने लगा था, जो मेरे साथ में बैठे हुए थे। वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि कोई साधन इधर से गुजरी क्या, लेकिन मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मैं इतना डरा हुआ था। और फिर वो मेरे सर पर हल्का से चपत लगाई और कहने लगे, तू इतना डर गया है क्या? और जैसे ही चपत लगाए, मेरी डर बिल्कुल लगा कि धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। और उसी वक्त में एक ट्रक वाला आता हुआ दिखाई दिया, और वो चाचा उठ करके खड़े हो गए और ट्रक वाले को हाथ देने लगे, रोको रोको रोको। और ट्रक वाला रुक गया था और मेरी तरफ आवाज करने लगे, चल बेटा चल, साधन मिल गई है, अब हमें यहां पर रुकना नहीं पड़ेगा। और फिर हम उनके साथ उस ट्रक में सवार हो गए थे। जब हम ट्रक में बैठ गए थे, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। वो सारी नज़ारा मेरे आंखों के सामने जो गुजरा था, मैं बहुत खौफ में था। इतनी डरावनी दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं था। मैं भूत प्रेत के बारे में तो जानता था, लेकिन अपनी आंखों से ऐसा कुछ देख पाऊंगा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। इतना डरावना दृश्य। ट्रक में हम बैठ गए और जो हमारे वो अंकल थे, और वो ट्रक वाले से कुछ बोले जो मेरे समझ में नहीं आया, और वो ट्रक वाला भी सर हिला दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ देर चलने के बाद में बिल्कुल एक दूसरे से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, टांग में भी। और मैं तो बिल्कुल डरा हुआ था। मन यही कर रहा था कि जल्दी से जल्दी अपने घर, अपने गांव, अपने परिवार में जाऊं। इतना डर लग रहा था। लेकिन जो अंकल थे वो अब स्टेशन से यहाँ तक लेके आ गए थे, और वो चुड़ैल के साथ में उन्होंने क्या किया, मैं तो पूछ ही नहीं पा रहा था। मैं पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि ये सब अंकल ने कैसे किया। कौन है अंकल? क्या वाकई में ये तांत्रिक हैं या कोई जादूगर है कि एक चुड़ैल को उन्होंने काबू में कर लिया, और उसके साथ में क्या किया? कहाँ गई वो चुड़ैल? लेकिन मैं कुछ भी पूछ नहीं पा रहा था। ट्रक स्पीड में भगती जा रही थी। एक चीज मैंने तो नोट किया था कि उस ट्रक में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो ट्रक हवा में दौड़ रही हो। ना तो हिचकोली खा रही थी, ना कोई घड़घड़ाहट सी हो रही थी। कुछ देर चलने के बाद में वो अंकल की आवाज सुनाई पड़ी, रोको। ट्रक रोक दिया ड्राइवर ने। अब फिर
ट्रक ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहने लगे, इस बच्चे को इसके गांव के पास में छोड़ देना, और जब तक तुम देखते रहना जब तक ये बच्चा अपने गांव में ना पहुंच जाए, ये मेरा आदेश है। अब फिर वो ट्रक से नीचे उतर गए थे और उसके बाद ट्रक फिर चल पड़ा। अब ये अंकल क्या थे, ट्रक ड्राइवर को आदेश दे रहे थे और वो ट्रक ड्राइवर भी उनके आदेश को मान रहा था। वो सीधा ट्रक दौड़ाई जा रहा था। अब मैंने उसकी तरफ देखने की कोशिश किया, वो भी अंकल के उम्र के आसपास का लग रहा था। चेहरे पर जैसे कोई भाव ही नहीं था, बिल्कुल सपाट चेहरा था। हाँ, आंखें जरूर बड़ी बड़ी और डरावनी दिखाई देती थी, लेकिन उसके अलावा एक आम मनुष्य की तरह वो भी दिख रहे थे। और वो ट्रक अब रोड पर आगे की तरफ दौड़ाए जा रहे थे। और कुछ देर के बाद मेरा भी गांव आ चुका था और वो बिल्कुल उसी जगह पर रुके जहां पर हमारे गांव की रास्ता जाता था। थोड़ी ही दूरी पर मेरा गांव था। अब ट्रक रुक चुकी थी। मैं अपना बैग जो था निकाल लिया था, लेकिन अभी भी मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। और तभी ट्रक ड्राइवर की आवाज़ सुनाई पड़ी। बहुत ही आवाज़ भारी थी और वो कहने लगा कि डरो नहीं, डरो नहीं, सब कुछ ठीक है, अपने घर पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा हूं। जब तुम चले जाओगे तब मैं आगे जाऊंगा। और वैसा ही मैंने किया। मैं जब अपने घर वाली सड़क पर मुड़ गया, तब तक मैं देख रहा था कि ट्रक वहीं पर खड़ा था। शायद वो ड्राइवर मुझे ही देख रहे होंगे। जब मैं अपने गली में आ गया, अब रोड दिखाई नहीं दे रहा था, तब शायद वो चले गए होंगे। मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा बंद था और दरवाजे को खटखटाया। अब रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए तो घर के अंदर में माहौल कुछ अलग ही हो जाता है। लोगों को लगता है कि कोई चोर, कोई डकैत हमारे घर पर आ चुका है। और फिर मेरे चाचा की डरी हुई आवाज़ सुनाई पड़ी, कौन है बाहर, कौन है बाहर। अब फिर मैंने अपना नाम बताया कि चाचा मैं हूँ राजीव। अब जैसे ही आवाज़ सुने घर में लगा कि मैंने कुछ शोरगुल होने लगा है। और सबसे पहले दरवाज़ा जिसने खोला वो मेरे पिताजी थे। वो तो मुझसे लिपट गए थे मेरे से और रोने लगे थे, अरे बेटा तू कहाँ चला गया था, मैं तेरे को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब सब परिवार का यही हाल था। मेरे चाचा चाची, मेरे भाई बहन सब मेरी तरफ आ गए थे जो सो रहे थे और सबकी आंखों में आंसू था। अब मैं भी, अब मेरी आंख भी आंसू से भर गई थी। मुझे लगने लगा कि यही मेरा घर है। देखो ये लोग कितनी मेरी चिंता कर रहे थे। अब मुझे तो परवाह ही नहीं था इनकी कि इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अब फिर मैंने वो जब शांत हो गया माहौल, मैं घर के अंदर आ गया तो पूछने लगे मेरे पिताजी कि अरे इतनी रात में यहाँ तो कोई साधन मिलता नहीं है, तो तू कैसे आया, क्या पैदल आया इतनी दूर। अब फिर मैंने वो सारा किस्सा बताने लगा कि पिताजी ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ था। वो तो भला हो उस अंकल का जो उस रात मुझे स्टेशन से और यहाँ तक ले आए, और वो चुड़ैल वाला भी किस्सा मैंने बता दिया। अब वो बात सुनकर के मेरे पिताजी थोड़ा चौंक गए थे। अब फिर उस अंकल का होलिया पूछने लगे कि बेटा कैसा था वो अंकल, कितनी लंबाई थी, कैसा था, देखने में कैसा लग रहा था। जो मुझे याद था मैं एक एक चीज बताता गया। जब मैं पूरा बता दिया और वो पूछे भी कि कहाँ उतरा था, मैं उस जगह के नाम भी बता दिया, तो वो एकदम डर गए थे। और वो कहने लगे कि बेटा वो जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है ना, वो मेरा कभी दोस्त हुआ करता था। उसका नाम जय भगवान है। वो मेरा स्कूल में भी दोस्त था और अभी भी कुछ साल पहले ही उसकी मौत हुई है। मैं तो उसकी मौत पर बहुत ही दुखी था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बेटा
मौत होने के बाद में भी और हमारे बेटे का साथ देगा। और वो पिताजी उस वक्त रोने लगे थे। लेकिन मुझे जरा भी यकीन नहीं हुआ था, विश्वास नहीं हुआ था कि क्या कोई मरा हुआ इंसान ट्रेन से आता है, उतरता है, क्या वो कोई ट्रक में बिठा सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारे सवाल मेरे जहन में थे। अब धीरे धीरे मैं अपने गांव में घर में रहने लगा था, लेकिन ये जो सवाल था मेरे मन में कुरीद रहा था। और आखिरकार मैं एक लड़के के साथ में उस गांव में पहुंच गया था और जय भगवान के बारे में पता करने लगा था कि आखिर कौन थे। अब मुझे जो पता लगा तो मैं एकदम हैरान था कि सेम हुलिया का ही वो व्यक्ति था जो उस रात में मुझे मिला था और जिसने मेरी यहाँ घर तक पहुँचाने में मेरी मदद की थी। और वो मेरे पिता के दोस्त हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की राजीव की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो थोड़ा इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक नई घटना में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।